जमाना कदीम की बात है। कस्बे के बीचों बीच एक पुराना बाजार था, जहां सुबह से शाम तक रौनक रहती। रंग बिरंगे कपड़ों की दुकानें, चाय खानों की गपशप और खरीदारों की आवाजें बाजार को जिंदा रखती थीं। इसी बाजार के एक कोने में हाजी यूसुफ की दुकान थी। यह दुकान कोई आम दुकान नहीं थी, बल्कि कस्बे की इज्जत थी। हाजी यूसुफ एक 70 साल का बूढ़ा व्यापारी, जिसकी कमर झुक चुकी थी और हाथों में कंप कंपी थी, सुबह सवेरे दुकान खोलता। उसका चेहरा हर खरीदार के लिए मुस्कुराहट से भरा होता, लेकिन दिल में एक ऐसी चुभन थी जो रातों को उसे सोने न देती। हाजी यूसुफ की जिंदगी मेहनत और ईमानदारी की किताब थी। उसने अपनी जवानी के दिन इस दुकान को बनाने में लगाए। हर कपड़े के पीछे उसकी मेहनत की कहानी थी। उसकी बीवी बानो, जो अब इस दुनिया में नहीं थी, उसकी हर मुश्किल में साथ रही थी। बानो की याद हाजी के दिल में अब भी ताजा थी। दुकान के कोने में लगी उसकी तस्वीर पर हाजी की नजरें ठहरती और वह दिल ही दिल में कहता, बानो, तुम होती तो शायद हमारे बेटों का यह हाल ना होता। हाजी के 2 बेटे थे, नसीर और कासिम। दोनों जवान, तंदुरुस्त, लेकिन एक नंबर के नालायक। नसीर, जो बड़ा बेटा था, जुए के अड्डों में रातें गुजारता। उसे लगता कि बाप की दुकान की दौलत उसे सारी उम्र आराम से जीने देगी। कासिम, छोटा बेटा, दोस्तों के साथ गलियों में सिर फिरा घूमता, नाच गानों में डूबा रहता। दोनों के दिल में मेहनत से जैसे दुश्मनी थी। हाजी जब भी उन्हें दुकान पर बुलाता, वे कोई ना कोई बहाना बना देते। कभी कहते, अब्बा, हम तो जवान हैं, अभी तो जिंदगी जीने का वक्त है। कभी हंसते हुए कहते, आपकी दुकान तो चल ही रही है, हमें क्या फिक्र। हाजी हर शाम दुकान से घर लौटता, थका हारा, दिल उदास। उसकी कमर दर्द से चूर होती, लेकिन उससे ज्यादा उसके दिल को तकलीफ अपने बेटों की नालायकी देती। कस्बे वाले भी अब हाजी के बेटों का मजाक उड़ाने लगे थे। कोई कहता, हाजी, तुमने तो सारी उम्र ईमानदारी की, लेकिन तुम्हारे बेटों ने तेरी इज्जत को बाजार में नीलाम कर दिया। ये बातें हाजी के दिल पर खंजर की तरह लगती। वह सोचता, ऐ खुदा, मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटों के लिए वक्फ कर दी, लेकिन ये मेरी नसीहत को मजाक समझते हैं। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और बाजार की रौनक खत्म हो चुकी थी, हाजी ने अपने बेटों को घर बुलाया। वह बिस्तर पर लेटा था, क्योंकि उस दिन उसे चक्कर आए थे। उसकी आवाज में थकान और दर्द था। नसीर, कासिम, आओ जरा अपने बूढ़े बाप से बात करो। दोनों बेटों ने कमरे में कदम रखा। नसीर ने हंसते हुए कहा, अब्बा, क्या फिर वही पुरानी बातें? हम तो ठीक हैं, आप फिक्र न करें। लेकिन कासिम खामोश रहा। उसकी आंखों में हल्की सी शर्मिंदगी थी, जैसे उसे अपने बाप की तकलीफ का कुछ एहसास था। हाजी ने गहरी सांस ली और बोले, बेटो, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं। मेरी सांस अब जवाब देने लगी है। ये दुकान, ये इज्जत, ये सब तुम्हारे लिए बनाई थी, लेकिन तुम दोनों इसे मिट्टी में मिला रहे हो। नसीर, मैंने सुना कि तूने दुकान के कपड़े चुराए और जुए में हार दिए। क्या यह सच है? नसीर ने नजरें झुकाईं, लेकिन उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं था। वह बोला, अब्बा, बस एक बार की बात थी। आप हर बात को दिल से क्यों लगाते हैं? हाजी के दिल पर जैसे कोई पत्थर रख दिया गया। उनकी आंखों में आंसू छलक आए। वे बोले, बेटो, यह दुकान मेरी मेहनत का खजाना है। अगर तुम इसकी कदर न करोगे तो कल जब मैं न रहूंगा, तुम्हारा क्या बनेगा? मैं तुमसे बस एक बात कहता हूं, कल सुबह तुम दोनों दुकान पर आओ, मेरे साथ काम करो, मेहनत सीखो। यह तुम्हारे लिए नहीं, अपनी इज्जत के लिए करो। इसी लम्हे दरवाजे पर एक औरत की आवाज सुनाई दी, हाजी साहब, क्या मैं अंदर आ सकती हूं? यह मुन्नी बेगम थी, एक रईस औरत, जिसकी आमद बाजार में हर किसी की नजरें खींच लेती थी। उसकी साड़ी चमक रही थी और उसके लहजे में एक अजीब सी मिठास थी। वह बोली, हाजी साहब, आपकी दुकान की रौनक तो सारे कस्बे में मशहूर है। मैं कुछ खास कपड़े देखने आई हूं। हाजी ने उसे देखा और उनके दिल में एक अजीब सी घबराहट उठी। मुन्नी बेगम का आना अब आम होता जा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में एक चालाकी थी जो हाजी से छिप न सकी। सुबह का वक्त था। कस्बे के बाजार में अभी रौनक शुरू हो रही थी। दुकानें खुल रही थीं,
खरीदार धीरे धीरे बाजार की ओर बढ़ रहे थे और सूरज की नरम किरणें यूसुफ की दुकान की चौखट पर पड़ रही थीं। हाजी यूसुफ अपनी दुकान के तख्ते पर बैठे कपड़ों के गट्ठर ठीक कर रहे थे। उनकी कमर में दर्द की एक टीस उठी, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। उनका दिल इस उम्मीद पर था कि शायद आज उनके बेटों के दिल में कुछ गैरत जागे। कल रात की नसीहत के बाद उन्होंने नसीर और कासिम से कहा था कि सुबह दुकान पर आई और काम सीखें। हाजी की आंखें बार बार दुकान के दरवाजे की ओर उठती थीं। उन्हें इंतजार था कि शायद नसीर और कासिम आ जाए, लेकिन वक्त गुजरता गया और दोनों बेटों का कहीं पता न था। हाजी ने दिल ही दिल में सोचा, ऐ खुदा, क्या ये लड़के कभी नहीं सुधरेंगे? उनकी आंखों में बानो की याद आई, जो हमेशा कहती थी, यूसुफ, सब्र करो, हमारे बेटों के दिल में एक दिन जरूर गैरत जागेगी। लेकिन अब हाजी का सब्र जवाब दे रहा था। दोपहर होने को आई जब आखिरकार नसीर और कासिम दुकान पर नजर आए। नसीर के कपड़े झुरझुरे हुए थे, जैसे वह रात भर जुए के अड्डे से लौटा हो। कासिम के चेहरे पर नींद की खुमारी थी, जैसे वह अभी तक अपने दोस्तों के साथ रात की ऐशो आराम से बाहर ना आया हो। हाजी ने उन्हें देखा और गहरी सांस ली। बेटो, तुम आखिर आ ही गए। आओ, आज मैं तुम्हें कपड़ों का हिसाब रखना सिखाता हूं। यह दुकान तुम्हारा भविष्य है। नसीर ने मुंह बनाया और बोला, अब्बा, ये सब तो आप संभाल लेते हैं, हमें क्यों ये बोरिंग काम करना पड़े? कासिम ने हंसते हुए कहा, हां अब्बा, हम तो बस ग्राहकों से बात कर लेंगे, ये हिसाब किताब तो आपका काम है। हाजी के दिल पर जैसे कोई पत्थर रख दिया गया। उन्होंने गुस्से से कहा, नसीर, कासिम, ये दुकान कोई खेल नहीं है, ये मेरी उम्र भर की मेहनत है। अगर तुम आज नहीं सीखोगे तो कल जब मैं न रहूंगा तुम क्या करोगे? इसी लम्हे दुकान का दरवाजा खुला और मुन्नी बेगम अंदर आई। उसकी साड़ी हर बार की तरह चमक रही थी और उसके लहजे में वही मिठास थी जो दिल को भेद देती थी। वह बोली, हाजी साहब, आपकी दुकान की बात ही निराली है। मैंने सुना कि आपके पास रेशम के कपड़े आए हैं, क्या मैं देख सकती हूं? हाजी ने उसे देखा और उनके दिल में वही घबराहट उठी जो कल रात से उन्हें सता रही थी। मुन्नी बेगम की आमद अब कोई इत्तेफाक न लगता था। कासिम मुन्नी बेगम को देखकर फौरन आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए कहा, बेगम साहिबा, आप कहें तो हम दुकान के सारे रेशमी कपड़े आपके कदमों में ला दें। मुन्नी हंसी और नसीर की ओर देखकर बोली, नसीर साहब, आप भी तो कुछ बोलें। क्या आपके वालिद की तरह आपकी जबानें भी चांदी की हैं? नसीर हंस पड़ा, लेकिन हाजी की नजरें मुन्नी बेगम पर जमी थीं। उन्हें लगा कि यह औरत कोई खेल खेल रही है। हाजी ने बेटों को एक तरफ बुलाया और कहा, बेटो, यह दुनिया बड़ी अजीब है। हर मुस्कुराहट के पीछे एक राज छिपा होता है। ये मुन्नी बेगम जो बार बार आती है, इसके इरादे मुझे साफ नहीं लगते। तुम दोनों होशियार रहना। नसीर ने हंसते हुए कहा, अब्बा, आप भी हर एक को शक की नजर से देखते हैं, वह बस एक ग्राहक है। लेकिन कासिम खामोश रहा। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे उसे भी कुछ शक हो रहा हो। हाजी ने दुकान का रजिस्टर खोला और बेटों को हिसाब सिखाने लगे, लेकिन नसीर और कासिम का ध्यान कहीं और था। नसीर ने रजिस्टर पर एक नजर डाली और बोला, अब्बा, यह सब तो बहुत मुश्किल है, हम ये कैसे सीखेंगे? कासिम ने भी कहा, हां अब्बा, हम तो बस ग्राहकों से बात कर लेंगे, ये हिसाब किताब आप ही संभाल लें। हाजी की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने सिर झुकाया और बोले, बेटो, मैं तुमसे बस एक बात कहता हूं, अगर तुम मेहनत न सीखोगे तो ये दुकान, ये इज्जत, सब कुछ तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। इसी शाम जब हाजी दुकान बंद कर रहे थे, उन्हें चक्कर आया। वे दुकान के तख्ते पर गिर पड़े। कासिम ने फौरन उन्हें संभाला और पानी पिलाया। नसीर ने बेपरवाही से कहा, अब्बा, आप आराम करें, हम हैं ना। लेकिन हाजी के दिल में एक डर बैठ गया था। उन्हें लगा कि शायद मुन्नी बेगम की आमद और उनके बेटों की नालायकी उनकी जिंदगी से कुछ और छीनने वाली है। हाजी यूसुफ की दुकान पर वह दिन अजीब सा था। बाजार की रौनक तो वैसी ही थी, लेकिन हाजी का दिल
किसी अनजाने डर में डूबा हुआ था। कल रात जब वे दुकान के तख्ते पर गिर पड़े थे, कासिम ने उन्हें संभाला था, लेकिन नसीर की बेपरवाही ने हाजी के दिल को और तोड़ दिया था। डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि हाजी की तबीयत अब ज्यादा काम का बोझ नहीं उठा सकती। हाजी साहब, आप आराम करें, वरना यह दिल की धड़कन कभी भी रुक सकती है। डॉक्टर की यह बात हाजी के कानों में गूंज रही थी। हाजी ने सोचा कि शायद अब वक्त आ गया है कि वे अपने बेटों को आखिरी बार समझाएं। उस सुबह उन्होंने नसीर और कासिम को घर बुलाया। हाजी बिस्तर पर लेटे थे। उनका चेहरा जर्द पड़ चुका था और आवाज में वह ताकत न थी जो पहले हुआ करती थी। नसीर, कासिम, आओ, अपने बूढ़े बाप के पास बैठो, उन्होंने कमजोर आवाज में कहा। दोनों बेटों ने कमरे में कदम रखा। नसीर ने बेपरवाही से कहा, अब्बा, आप फिर बीमार हो गए, डॉक्टर से दवा ले लें, हम क्या करें? कासिम खामोश रहा, लेकिन उसकी आंखों में हल्की सी परेशानी झलक रही थी। हाजी ने गहरी सांस ली और बोले, बेटो, मैं जानता हूं कि तुम मेरी बातों को मजाक समझते हो, लेकिन आज मैं तुमसे आखिरी बार कहता हूं, ये दुकान, ये इज्जत, ये सब तुम्हारे लिए है, लेकिन अगर तुमने मेहनत न सीखी तो ये सब कुछ तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। नसीर, तू जुए के अड्डों में मेरी कमाई उड़ाता है। कासिम, तू अपने दोस्तों के साथ वक्त जाया करता है, क्या तुम्हें अपने बाप की इज्जत की कोई फिक्र नहीं? नसीर ने कंधे उचकाए और बोला, अब्बा, आपकी दुकान तो चल रही है, हमें क्या जरूरत है इस सब की, हम तो आराम से जी लेंगे। लेकिन कासिम ने पहली बार कुछ कहा। अब्बा, मैं कोशिश करूंगा, बस आप अपनी तबीयत का ख्याल रखें। हाजी ने कासिम की ओर देखा और उनके दिल में एक छोटी सी उम्मीद जगी। लेकिन उसी लम्हे उन्हें मुन्नी बेगम की बात याद आई, वह औरत जो बार बार दुकान पर आती थी और कासिम के साथ हंसी मजाक करती थी। हाजी को शक था कि मुन्नी बेगम के इरादे कुछ और हैं। दोपहर को जब हाजी दुकान पर लौटे, मुन्नी बेगम एक बार फिर वहां मौजूद थी। इस बार उसके साथ एक अजीब सा आदमी था जो चुपचाप दुकान के कपड़ों को देख रहा था। मुन्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाजी साहब, ये मेरा भाई है असद, वह भी कपड़ों के कारोबार में दिलचस्पी रखता है, सोचा आपसे मिलवाना ठीक रहेगा। हाजी ने असद को देखा। उसके चेहरे पर एक ऐसी चालाकी थी जो हाजी को फौरन खटक गई। उन्होंने सोचा, ये औरत और इसका भाई क्या चाहते हैं? क्या ये मेरी दुकान पर नजरें रखते हैं? हाजी ने कासिम को एक तरफ बुलाया और कहा, बेटा, मुन्नी बेगम से होशियार रहना, उसकी बातों में मिठास है, लेकिन उसके इरादे साफ नहीं लगते। कासिम ने हंसते हुए कहा, अब्बा, आप हर एक को शक की नजर से देखते हैं, वह बस एक ग्राहक है। लेकिन हाजी का दिल तसल्ली न था। उन्होंने फैसला किया कि वे खुद मुन्नी बेगम के बारे में पता लगाएंगे। उसी शाम जब हाजी दुकान बंद कर रहे थे, उन्हें बाजार के एक पुराने दोस्त मौलवी साहब मिले। मौलवी साहब ने हाजी को एक तरफ ले जाकर कहा, यूसुफ भाई, मैंने सुना है कि मुन्नी बेगम तुम्हारी दुकान पर अक्सर आती है, होशियार रहना। कस्बे में बातें चल रही हैं कि वह एक चालबाज औरत है। उसने पहले भी कई व्यापारियों को अपनी बातों में फंसाकर उनका माल हथिया लिया है। हाजी के दिल में एक तूफान सा उठा। उन्होंने सोचा, ऐ खुदा, क्या मैं अपनी मेहनत की कमाई इस औरत के हाथों खो दूंगा? रात को हाजी घर लौटे तो उनकी तबीयत और बिगड़ गई। वे बिस्तर पर लेट गए और उनके दिल में अपने बेटों और दुकान की फिक्र सता रही थी। उन्होंने कासिम को बुलाया और कहा, बेटा, मैं तुमसे एक बात कहता हूं, यह दुकान तुम्हारी अमानत है। अगर तुम इसकी हिफाजत न कर सके तो मेरी सारी उम्र की मेहनत बर्बाद हो जाएगी। कासिम ने सिर झुकाया, लेकिन उसके दिल में मुन्नी बेगम की मुस्कुराहट अब भी घूम रही थी। हाजी यूसुफ का घर अब वह रौनक नहीं रखता था जो कभी बानों की हंसी से गूंजता था। घर की दीवारें जैसे हाजी के दुखों की गवाह बन चुकी थीं। उनकी बीमारी अब दिन ब दिन बढ़ रही थी। रात को वे बिस्तर पर लेटे अपनी सांसों को गिनते और दिल ही दिल में खुदा से दुआ मांगते, ऐ खुदा, मेरे बेटों के दिल में गैरत जगा दे ताकि मेरी मेहनत बेकार न जाए। हाजी की आंखों के सामने
उनकी सारी जिंदगी घूम रही थी। वो दिन जब वे और बानो मिलकर दुकान को संभालते थे, वो रातें जब वे अपने बेटों को गोद में लेकर कहानियां सुनाते थे। लेकिन अब वो बेटे नसीर और कासिम उनकी उम्मीदों को ठोकर मार रहे थे। एक सुबह जब सूरज अभी पूरी तरह निकला भी न था, हाजी बमुश्किल उठे और दुकान की ओर चल पड़े। उनकी कमर में दर्द की टीसें उठ रही थीं, लेकिन वे जानते थे कि दुकान बंद नहीं हो सकती। बाजार के दूसरे व्यापारी उनकी इज्जत करते थे, लेकिन उनके बेटों की नालायकी की बातें अब हर गली में फैल चुकी थीं। हाजी ने दुकान खोली और तख्ते पर बैठकर कपड़ों के गट्ठर ठीक करने लगे, लेकिन उनकी आंखें बार बार दरवाजे की ओर उठती थीं, शायद इस उम्मीद में कि आज नसीर और कासिम आ जाएं। दोपहर होने को आई जब कासिम अकेला दुकान पर आया। उसके चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी थी। हाजी ने उसे देखकर पूछा, बेटा, नसीर कहां है? तुम दोनों को मैंने सुबह आने को कहा था। कासिम ने सिर झुकाया और बोला, अब्बा, नसीर वो कल रात जुए के अड्डे पर था, सुबह तक नहीं लौटा। मैंने सोचा कि कम से कम मैं तो आ जाऊं। हाजी की आंखों में एक पल के लिए रोशनी सी चमकी, लेकिन साथ ही उनके दिल में नसीर की बेपरवाही का जख्म और गहरा हो गया। हाजी ने कासिम को पास बिठाया और कहा, बेटा, तुमने आज एक अच्छा काम किया, लेकिन यह काफी नहीं। यह दुकान तुम्हारी अमानत है। अगर तुम इसे न संभालोगे तो यह हाथ से निकल जाएगी। कासिम ने सिर उठाया और बोला, अब्बा, मैं कोशिश करूंगा। लेकिन नसीर सुनता ही नहीं। हाजी ने गहरी सांस ली और बोले, बेटा, मैं तुमसे एक राज की बात कहता हूं। यह दुकान मेरी मेहनत का खजाना है, लेकिन इस खजाने की हिफाजत के लिए गैरत चाहिए, जो तुम दोनों के दिल में अभी जागनी बाकी है। इसी लम्हे दुकान का दरवाजा खुला और मुन्नी बेगम एक बार फिर अंदर आई। इस बार उसके साथ असद नहीं था, लेकिन उसके हाथ में एक छोटा सा संदूक था। वह मुस्कुराते हुए बोली, हाजी साहब, आपकी दुकान की बातें तो शहर तक पहुंच गई हैं। मैंने सोचा कि आपके लिए एक तोहफा लाऊं। हाजी ने संदूक की ओर देखा और उनके दिल में एक अजीब सी घबराहट उठी। उन्होंने कहा, बेगम साहिबा, आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन हम तोहफों के बजाय ईमानदारी से कारोबार करते हैं। मुन्नी हंसी और बोली, हाजी साहब, आप तो हर बात को दिल से लगाते हैं। यह बस एक छोटा सा तोहफा है। लेकिन हाजी की आंखों ने उसकी मुस्कुराहट के पीछे छिपी चालाकी को पकड़ लिया। कासिम, जो मुन्नी बेगम की बातों में फंस रहा था, ने संदूक खोला। अंदर कुछ चमकदार कपड़ों के नमूने थे, लेकिन हाजी को वो कपड़े अजीब से लगे। उन्होंने कासिम को एक तरफ ले जाकर कहा, बेटा, इस औरत से होशियार रहना। ये कपड़े कोई आम कपड़े नहीं, मुझे लगता है कि ये कोई चाल है। कासिम ने हैरत से कहा, अब्बा, आप हर बात को शक की नजर से क्यों देखते हैं? वो तो बस हमें कारोबार में मदद देना चाहती है। उसी शाम जब हाजी दुकान बंद कर रहे थे, उन्हें मौलवी साहब दोबारा मिले। मौलवी साहब ने कहा, यूसुफ भाई, मैंने तुमसे मुन्नी बेगम के बारे में बताया था। अब मैंने सुना कि वो तुम्हारे बेटों को अपनी बातों में फंसा रही है। उसका भाई असद कोई अच्छा आदमी नहीं। वो शहर के एक बड़े व्यापारी के साथ मिलकर दुकानें हथियाने का धंधा करता है। हाजी के दिल पर जैसे बिजली गिर गई। उन्होंने सोचा, ऐ खुदा, क्या मैं अपनी मेहनत की कमाई इस औरत के हाथों खो दूंगा? रात को हाजी की तबीयत और बिगड़ गई। वे बिस्तर पर लेटे अपने बेटों के बारे में सोच रहे थे। नसीर अभी तक घर नहीं लौटा था और कासिम मुन्नी बेगम की बातों में उलझा हुआ था। हाजी ने दिल ही दिल में दुआ मांगी, ऐ खुदा, मेरे बेटों को हिदायत दे। अगर कासिम के दिल में थोड़ी सी भी गैरत जाग जाए तो शायद मेरी दुकान बच जाए। लेकिन उन्हें डर था कि शायद ये उम्मीद भी बेकार जाए। हाजी यूसुफ की तबीयत अब दिन ब दिन गिरती जा रही थी। उनका शरीर कमजोर हो चुका था, लेकिन दिल अभी भी अपने बेटों के सुधरने की उम्मीद से जुड़ा था। दुकान, यूसुफ का गुलशन, अभी तक बाजार की शान थी, लेकिन हाजी को डर था कि मुन्नी बेगम की चालाकी और उनके बेटों की नालायकी इसे तबाह कर देगी। मौलवी साहब की बात ने हाजी के दिल में एक तूफान खड़ा कर दिया था। मुन्नी बेगम और उसका भाई असद
जो शहर के एक बड़े व्यापारी के साथ मिलकर दुकानें हथियाने का धंधा करते थे, अब हाजी की दुकान पर नजरें रखे हुए थे। एक शाम जब हाजी घर लौटे, उन्होंने कासिम को बुलाया। नसीर अभी तक जुए के अड्डे से वापस नहीं आया था। हाजी ने कमजोर आवाज में कहा, कासिम बेटा, मैं तुमसे आखिरी बार कहता हूं, यह दुकान तुम्हारी अमानत है। मुन्नी बेगम की बातों में ना आना, वो हमारी मेहनत को लूटना चाहती है। कासिम ने सिर झुकाया, लेकिन उसके दिल में एक उलझन थी। मुन्नी बेगम की मिठास भरी बातें उसे अपनी ओर खींच रही थीं, लेकिन बाप की कमजोर आवाज उसके दिल को छू रही थी। अगले दिन मुन्नी बेगम एक बार फिर दुकान पर आई। इस बार वह अकेली न थी। असद के साथ एक और शख्स था जो एक जाली कागजात का गट्ठर लिए हुए था। मुन्नी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाजी साहब, हम आपके साथ कारोबार में साझेदारी करना चाहते हैं। इन कागजात पर दस्तखत कर दें, फिर आपकी दुकान शहर की सबसे बड़ी दुकान बन जाएगी। हाजी ने कागजात पर नजर डाली और उनके हाथ कांपने लगे। यह कोई साझेदारी का समझौता नहीं था, बल्कि दुकान को उनके हाथों बेचने की एक चाल थी। हाजी ने गुस्से से कहा, मुन्नी बेगम, तुम्हारी चाल मुझसे न छिप सकी। यह दुकान मेरी मेहनत है और मैं इसे तुम जैसे लोगों के हाथों नहीं खोने दूंगा। मुन्नी हंसी और बोली, हाजी साहब, आप बूढ़े हो चुके हैं, आपके बेटों को तो इसकी कदर ही नहीं। हमसे साझेदारी कर लें, वरना इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी करती, कासिम, जो दुकान के कोने में चुपचाप खड़ा था, आगे बढ़ा। उसने कहा, बेगम साहिबा, बस करें, आप मेरे अब्बा की इज्जत पर हाथ नहीं डाल सकती। हाजी ने हैरत से कासिम की ओर देखा। यह वही कासिम था जो कल तक मुन्नी की बातों में फंसा हुआ था। कासिम ने आगे कहा, अब्बा, मैंने आपकी बात न मानी, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि आपकी मेहनत हमारे लिए सब कुछ है। मैंने मौलवी साहब से मुन्नी बेगम के बारे में पता किया। वो और उसका भाई दुकानें हथियाने का धंधा करते हैं। हाजी की आंखों में आंसू छलक आए। उन्होंने कासिम के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा, तुमने आज मेरी इज्जत बचा ली। उसी रात नसीर जुए के अड्डे से लौटा। उसके कपड़े फटे हुए थे और चेहरे पर शर्मिंदगी की लकीर थी। उसने हाजी के पांव पकड़ लिए और रोते हुए कहा, अब्बा, मैंने आपकी इज्जत को मिट्टी में मिलाया। जुए के अड्डे पर मैंने सब कुछ हार दिया, लेकिन आज मुझे एहसास हुआ कि मेरी असल दौलत आपकी मेहनत है। हाजी ने नसीर को गले लगाया और कहा, बेटा, अगर तुम्हारे दिल में गैरत जाग गई है तो मेरी सारी मेहनत कामयाब हो गई। अगले कुछ हफ्तों में कासिम और नसीर ने दुकान को संभालना शुरू किया। कासिम ने ग्राहकों से ईमानदारी से लेन देन किया और नसीर ने जुए के अड्डों से मुंह मोड़ लिया। हाजी की तबीयत कुछ बेहतर हुई और वे दुकान पर बैठकर अपने बेटों को काम सिखाते। मुन्नी बेगम और असद कस्बे से गायब हो गए क्योंकि उनकी चाल नाकाम हो चुकी थी। एक दिन जब हाजी दुकान के तख्ते पर बैठे थे, उन्होंने अपने बेटों को बुलाया। उनकी आवाज में अब वह कमजोरी न थी। उन्होंने कहा, बेटो, यह दुकान कोई इमारत नहीं, यह मेरी मेहनत और इज्जत का खजाना है। तुमने इसकी हिफाजत की और आज मैं फख्र से कहता हूं कि तुम मेरे बेटे हो। कासिम और नसीर ने शर्मिंदगी से सिर झुकाया और कहा, अब्बा, हमने आपको बहुत दुख दिया, लेकिन अब हम वादा करते हैं कि आपकी मेहनत को कभी बेकार नहीं होने देंगे। दोस्तों, इस कहानी का सबक यही है कि माता पिता की इज्जत और उनकी मेहनत की कदर करना हम सबकी जिम्मेदारी है। हाजी यूसुफ की तरह हर बाप अपने बच्चों के लिए अपनी जिंदगी कुर्बान कर देता है, लेकिन इसकी कदर तभी होती है जब हम उनकी नसीहत को दिल से कबूल करें। अगर हम मेहनत और ईमानदारी से जिएं, तो दुनिया की कोई चालाकी हमारी इज्जत को नहीं छीन सकती। प्यारे दोस्तों, अपने माता पिता की बात सुनें, उनकी नसीहत पर अमल करें, क्योंकि उनकी हर बात में हमारी जिंदगी का सफर तय करती है। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में जरूर बताइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।